नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं देश दिन भर और आज देश दिन भर की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ललित मोदी कांड की आंच अब आम आदमी पार्टी पर भी गिरी है। आपको बता दें, ललित मोदी ने ट्वीट कर राहुल मेहरा पर आरोप लगाए हैं कि राहुल मेहरा ने आईपीएल में फूड एंड बेवरेज के राइट्स मांगे थे। आपको बता दें, राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का चेहरा है। राहुल मेहरा ने ललित मोदी को ईमेल लिखने की बात मानी है। राहुल के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले यह ईमेल लिखा गया था। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राहुल मेहरा से किनारा कर लिया है। कुमार विश्वास का कहना है कि राहुल मेहरा पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है। तो आपको बता दें, ललित मोदी कांड की आंच अब आम आदमी पार्टी तक पहुंची है। ललित मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर राहुल मेहरा पर आरोप लगाए हैं कि फूड एंड बेवरेज के राइट्स मांगे थे उन्होंने। राहुल मेहरा जो है वो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का चेहरा है। हालांकि कुमार विश्वास का कहना है कि मेहरा पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है। तो आपको बता दें कि ललित मोदी ने ट्वीट कर लगाए हैं राहुल मेहरा पर आरोप कि फूड एंड बेवरेज के आईपीएल के दौरान राइट्स मांगे थे उन्होंने। राहुल मेहरा, जैसा कि आपको मालूम है, लीगल टीम का चेहरा है आम आदमी पार्टी के। राहुल मेहरा ने ललित मोदी को ईमेल लिखने की बात मानी है। हालांकि राहुल के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ये ईमेल लिखा था उन्होंने। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी ने राहुल मेहरा से किनारा कर लिया है। राहुल मेहरा मेरी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। राहुल मेहरा एक लीगल पद पर हैं, वो पार्टी के सदस्य भी नहीं है। अगर वो क्रिकेट में रुचि लेते हैं और उन्होंने किसी व्यक्ति से पत्र व्यवहार किया है और वो कहीं अगर फंस रहे हैं तो उसके दंड के वो भागी हैं, नहीं फंस रहे हैं तो उसके बिना दंड के भी वो भागी हैं। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति जो पार्टी का ना प्रवक्ता है ना पार्टी का मेंबर है। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात एमके मीना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बाकायदा एक याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर के पद का कोई प्रावधान नहीं है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक जब ऐसे किसी पद का प्रावधान ही नहीं है तो ऐसे में एसीबी में ज्वाइंट पद पर मुकेश मीणा की नियुक्ति गैर कानूनी और असंवैधानिक है। याचिका में दिल्ली सरकार ने ये दलील भी दी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले ही एसीबी में हवाला के आरोपों की जांच चल रही हो, वो व्यक्ति कैसे एसीबी में तैनात हो सकता है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आज भी जारी है, लेकिन इसमें एक आकस्मिक मोड़ आया जब फिटनेस किट सीएनजी स्कीम, फिटनेस स्कीम, उसमें जो घोटाला हुआ था उसकी जांच को जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस दिन पिकअप किया, जिस दिन उठाया, क्योंकि उसके कागजात में दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल श्री नजीब जंग साहब की शिथिलता भी थी। गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा को बताया कि मीणा के खिलाफ एसीबी में हवाला के आरोपों की जांच चल रही है और इसके बारे में सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक सीक्रेट नोट भी लिखा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की लड़ाई के मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं करना चाहती? इसका कारण है कि सरकार के अपने जो विधायक हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगली खबर इलाहाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि नकली दंगाइयों के हाथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भगवा झंडे थमाए जाने के बाद अब बवाल मचना शुरू हो गया है। खासतौर पर वीएचपी और बीजेपी ने इसको लेकर बवाल करना शुरू कर दिया और सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार है। इलाहाबाद के पुलिस लाइंस कैंपस में यहां असली पुलिस वाले, नकली दंगाई और असली झंडा है। नकली और असली का ये खेल तो नियमित अभ्यास का हिस्सा था, लेकिन इस खेल पर अब राजनीति शुरू हो गई है और इस राजनीति की वजह बना है ये झंडा। आखिर दंगाइयों के हाथ में भगवा रंग के झंडे ही क्यों थमाए गए? आपत्तियां शुरू हुई तो सवाल खड़े हुए और जवाब भी आए। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसकी जो मनोवृत्ति है और किसी भी चीज को सांप्रदायिक दृष्टि से देखने की जो एकांगी मनोवृत्ति है, ये उसी का प्रतीक है और इस पर स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी की सरकार को देना चाहिए। उसमें से कुछ लोग ईंटा पत्थर वगैरह लिए हुए थे और एक लड़का उसमें एक फ्लैग लिया हुआ था जो केवल एक चांस की बात है और इत्तेफाक से वो केसरिया कलर का हुआ है। इसमें ऐसा कोई इंटेंशन या कोई हमारा बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है। इलाहाबाद के वीएचपी कार्यकर्ताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री के पुतले को न केवल असली आग लगाई बल्कि इसे लाठियों से भी पीटा।
पुलिस के बीच बचाव से अधजला पुतला तो बच गया, लेकिन सियासी धुआं पीछे छोड़ गया। सियासी माहौल गरमाने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सुबह सुबह इलाहाबाद पहुंचे, यानी मॉक ड्रिल के बाद सियासी अभ्यास जारी है। और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने समतानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे उन्हें धमकी दिलवा रही है। सचिन सावंत का कहना है कि उन्हें 30 से 40 बार फोन कर धमकी दी गई। सावंत के मुताबिक उन्होंने 3 धमकी भरी कॉल को रिकॉर्ड भी कर लिया है। सावंत ने धमकी के बारे में मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी बताया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। मैंने अभी शिकायत दर्ज करवाई है, उसके बारे में ये जांच पुलिस करने वाली है, पुलिस विभाग करेगा। और एफआईआर अभी तक उन्होंने लिया नहीं है। वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लेंगे करके, लेकिन हमारी निश्चित तौर पर मांग रहेगी कि इसके बारे में एफआईआर जल्द से जल्द लॉन्च हो। उधर मामले पर बीजेपी ने कहा है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ही 206 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए पंकजा मुंडे के खिलाफ शिकायत की थी। इस बीच कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को एनसीपी ने परभनी में पंकजा के खिलाफ प्रदर्शन कर इस्तीफा मांगा। और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वापस जयपुर लौट गई। इस बीच उन्होंने किसी भी बड़े बीजेपी के नेता से मुलाकात नहीं की। हालांकि जैसा कि आपको मालूम है, बीजेपी उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन विपक्ष उनके इस मामले को लेकर लगातार हल्ला मचा रहा है। वसुंधरा राजे जब सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंची तो अटकलें लगाई जा रही थी कि ललित मोदी के साथ अपने संबंधों को लेकर विवादों में घिरी वसुंधरा राजे शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपना पक्ष रख सकती हैं। लेकिन लगभग 4 घंटे बाद बिना किसी से मुलाकात किए वापस जयपुर चली गईं। पार्टी ने इस मामले में उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी है। हालांकि वसुंधरा के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस ने पीएम को राज्य धर्म नहीं राजधर्म का पालन करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री जी को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि क्या वे राज्य धर्म और ललित धर्म के पद पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और एनडीए के सरकार से ये अनुरोध है कि कृपया वे वापस राजधर्म के पद पर चले। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत की कंपनी में ललित मोदी के निवेश पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच कोलकाता में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट एसोसिएशन ने सुषमा स्वराज वसुंधरा राजे को लेकर प्रदर्शन किया। इधर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ललित मोदी ने लिखा है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत समझदार हैं, उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है। जब वो बैटिंग करते हैं तो बॉल पार्क के बाहर चली जाती है। और भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में फंसे लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि बारिश कुछ रुकी है, लेकिन बावजूद उसके नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और नदी किनारे जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है प्रशासन की तरफ से। चारधाम यात्रा मार्गों में अभी भी जगह जगह हजारों लोग फंसे हुए हैं। गौरीकुंड, बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और दूसरे विकल्पों की मदद ली जा रही है। सरकार ने इस काम के लिए 14 हेलीकॉप्टर लगाए हुए हैं। वहीं अभी भी चारधाम यात्रा मार्ग कई जगह से बंद है। बीआरओ, स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ के अलावा कई टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। इस बीच सोनप्रयाग नदी पर पुल की जगह एक अस्थायी पुल बना दिया गया है, जिसके सहारे उस पार फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। पैदल भी घंगरिया से लोगों की निकासी प्रारंभ हो गई है, हेलीकॉप्टर से भी निकाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर एक एडिशनल फैसिलिटी के रूप में हम दे रहे हैं और बाकी यहाँ लामबगर से भी लोगों को ट्रांसशिपमेंट से हम निकाल करके ला रहे हैं। गढ़वाल में अलकनंदा, मंदाकिनी और भगीरथी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा उफान पर है। उधर कुमाऊं में शारदा, सरयू, गोमती और काली नदी के जलस्तर में अभी कोई खास कमी नहीं आई है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। और अगली खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां एक 7 साल की मासूम जो है वो 30 फुट गहरे बोरवेल में जाकर गिरकर फंस गई है। सेना और प्रशासन उसे निकालने के लिए वहां पर जुटा हुआ है, लेकिन अभी भी वो खतरे के हालात से बाहर नहीं है। काफी संख्या काफी हो रही समाज गाड़ी संख्या हो रही समाज गाड़ी काफी हो रही जान पान तो कौन बाहरी। क्या चाहते हैं आप? जल्दी से काट। कैसे गिरी वो? गिरी कैसे? खेलते खेलते पड़ गई। 3 टावर खेल रहे।
कब के लगभग ये सुबह? सुबह 8-1 बजे। ये गुहार है उस माँ की जिसकी बच्ची की जान खतरे में है। ये इल्तिजा है उस दादी की जिसकी मासूम पोती 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसी है। 7 साल की मासूम सुनीता जबान और कान से भी लाचार है, यानी ना ही अपनी परेशानी बयां कर सकती है, ना ही बचाव कर्मियों के निर्देश को सुन सकती है। हालांकि प्रशासनिक अमला और सेना के जवान बच्ची को बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। साथ ही IBN 7 की टीम भी मौके पर सबसे पहले पहुंचकर सुनीता को बचाने की हर कोशिश का जायजा ले रही है। 7 साल की मासूम सुनीता बोरवेल के अंदर गिर गई है। गुर्जा की ढानी एक गांव है, इसलिए खेत के अंदर बोरवेल में वो सुबह खेल रही थी। तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था, यहीं पर खेल रही थी। ये जो बोरवेल है ये काम में नहीं आ रहा था, उसी के परिवार का है और उसके बाद में ये ढक दिया गया। ऊपर पत्थर रखा हुआ था, यहाँ पर इसके अंदर गिर गई और अभी तकरीबन ये माना जा रहा है कि 30 फीट नीचे वो फंसी हुई है। सुनीता को गड्ढे में फंसे करीब 12 घंटे बीत चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुबह वो एक पत्थर से ढके बोरवेल के ऊपर बैठी हुई थी कि तभी पत्थर टूट गया और वो बोरवेल में जा गिरी। वहाँ काम कर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने घर वालों को सूचना दी। खबर लगते ही प्रशासन और सेना सुनीता को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। और अपने मंत्री आजम खान की 7 भैंसों को 36 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने तलाश कर लिया था और अब उन्हें मुर्गी खोजने का काम करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से मंत्री की भैंसों की बरामदगी उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी, यहाँ जब पीड़ित है वो जब अपनी मुर्गियों की तलाश की बात लेकर आया तो वहाँ FIR दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उसे भगा दिया। आजम खान की भैंस से निजात मिली तो यूपी पुलिस को मुर्गियों ने हलकान कर रखा है। राज्यपाल की चिट्ठी के बाद अब यूपी पुलिस मुर्गियों की तलाश में जुट गई है। रामपुर के बंगला आजाद खां मोहल्ले के रहने वाले फरहानुल्लाह खां के घर से 19 मार्च को 12 मुर्गियां चोरी हो गई थी। पुलिस से मदद की गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। कई दिन तक जब पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की तो फरहानुल्लाह खां ने सीधे राज्यपाल को मेल कर दिया और उनसे मुर्गियां वापस दिलाने की गुहार लगाई। करीब 3 महीने के बाद राज्यपाल राम नाईक ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया। राजभवन के फरमान के बाद रामपुर DM ने SP को जाँच के लिए कहा। फिलहाल पीड़ित फरहानुल्लाह खां ने उम्मीद जताई है कि अब जल्द उनकी मुर्गियां मिल जाएंगी। महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के ईमेल पर मैंने अपनी पूरी कि ऐसे ऐसे मेरा वाक़या हो गया, मेरी मुर्गियां खो गई हैं, लिहाजा उसकी कंप्लेंट रामपुर पुलिस को लिखवाने की कृपया करें। और आज 3 महीने बाद उनके वहाँ से एक लेटर आया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। खबर गुजरात से है, जहां बाढ़ ने इंसानों तो क्या जानवरों की जिंदगी पर भी कहर बरपाया हुआ है। यहां पानी में डूबने की वजह से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब बब्बर शेर जो हैं गिर जंगल के, उनमें से 9 की मौत हो चुकी है, जबकि 40 शेरों के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। ऐसे में प्रशासन में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नेताजी, आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री जी, आपकी बहू जी, आपके भाई साहब, पूरा परिवार एक बार गिर के जंगलों में आइए। हमारे यहाँ शेर कैसे जंगलों में बेखौफ घूमता है, हमें उसे पिंजरे में बंद नहीं करना पड़ता, क्योंकि गुजरात का शेर दिल लोगों के साथ जीना जानता है। पीएम मोदी की इस बात से साफ है कि वो गिर के शेरों को कितना पसंद करते हैं। आज पीएम मोदी के खास इन्हीं बब्बर शेरों की जान आफत में है। दरअसल गुजरात में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ इन शेरों पर भी कहर बनकर टूट पड़ी है। बाढ़ की चपेट में आकर अमरेली में अब तक 9 बब्बर शेरों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाके से तकरीबन 15 शेर गायब बताए जा रहे हैं। बता दें कि गुजरात में भारी बारिश के चलते करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ जैसे हालात में गिर के जंगलों में शेरों का रहना भी मुश्किल हो गया है। मॉनसून की दस्तक के बाद से गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं, जहां पर वो वाराणसी और पूर्वांचल के लोगों को कई अहम सौगातें देंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो बात है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर वो देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून के अपने वाराणसी दौरे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में बने इस ट्रॉमा सेंटर को जनता के लिए समर्पित करेंगे। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रॉमा सेंटर की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में की गई थी और साल 2008 में इसकी नींव रखी गई थी। 2013 में इसका निर्माण पूरा हुआ और 2014 में इसे BHU को सौंपा गया था।
को बहुत खुशी है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जो साफ सफाई और जो व्यवस्था आज है वो बरकरार है। बीएचयू के इस ट्रॉमा सेंटर में वो सभी सुविधाएं हैं जो किसी अत्याधुनिक हॉस्पिटल में हो सकती हैं। करीब 100 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बने सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर को 50 से 60 करोड़ के अत्याधुनिक इक्विपमेंट से सुसज्जित किया गया, जिनसे मरीजों को हर तरह की बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। ट्रॉमा सेंटर 334 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और अब भारत के लिए गौरव की बात, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे महत्वपूर्ण बास्केटबॉल लीग NBA में एक भारतीय का चयन हुआ है। 7 फुट 2 इंच लंबे सतनाम जो हैं वो NBA में आए हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऊंचे लंबे कद की सफलता की लंबी छलांग। 7 फुट 2 इंच लंबे बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को चयन की होड़ में हराते हुए NBA में अपनी जगह बनाई है। लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में अपने हुनर को तराशने वाले सतनाम ने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते ये इतिहास रचा है। सतनाम के NBA में चुने जाने की खबर मिलते ही स्टेडियम में खुशी और जश्न का माहौल बन गया। सतनाम की सफलता पर कोच और उसके साथी खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर की और इसके लिए सतनाम की कड़ी मेहनत को श्रेय दिया। हमें जो विश्वास था कि एक दिन लड़का पहला हिंदुस्तानी बनेगा जो NBA में जाएगा, आज उसने साबित कर दिया। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुशी है कि वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर हुआ, NBA में सिलेक्ट हुआ बहुत, और अभी हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि हमें भी मौका मिलेगा बाहर का। और देश दिन भर में आज बस